वास्तविक संख्या जो चैप्टर्स पढ़ता है क्लास 10 वाले बच्चे का, वास्तविक संख्या के लगभग 10 गो महत्वपूर्ण प्रश्न आज करा रहा हूं। और ये देखो, वास्तविक संख्या में सारे प्रश्नों को हल करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते इन्हीं 10 प्रश्नों को यदि आप हल कर लेंगे तो याद रखिएगा आपके एग्जाम में वास्तविक संख्या से जहां से भी क्वेश्चन आते हैं यहीं से आते हैं। यानी वास्तविक संख्या वाले चैप्टर्स के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूं एग्जाम के नजरिए से। पहला प्रश्न क्या, देखिए पहला प्रश्न आपका क्या बाबू, तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन के द्वारा 196 और 38,220 का HCF आपको निकालना है, ठीक है ना। और याद रखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R, और इसके माध्यम से हमेशा मसा ही निकालते हैं, मतलब HCF निकालते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बड़ी संख्या को A मान लेंगे, छोटी संख्या को B मान लेंगे। यानी 38,220 को A मान लिए, 196 को B मान लिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र लगा दिए, सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R, A का मान रख दिए, B का मान 196 रख दिए। अब 196 में कितना से गुना करेंगे कि ये वाला चलाएगा, तो 196 में 195 से गुना कर देंगे तो 38,220 चलाएगा। तो 38,220 को इससे पूरा गुना तो घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि इसका भी गुना कितना होगा, 38,220 से होगा, ठीक है ना। शेषफल 0 आ गया, तो भाषा आपको यहाँ पर डाल देना है, भाषा डाल देना बाबू आपको, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 आ गया तब क्रिया का अंत करते हैं। और जब यहाँ पर शेषफल 0 आ गया तो बराबर के बाद वाला क्या होता है, HCF का मान होता है। तो बराबर के बाद 196 है तो HCF का मान कितना हो जाए, 196, ठीक है। ये पहला प्रश्न था, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा दूसरा भी। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है बाबू, दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, दूसरा प्रश्न कर रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में हो सकता है। कोई भी विषम पूर्णांक इस रूप में आपका होना चाहिए जहाँ q एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले धनात्मक विषम पूर्णांक को a मान लेंगे, माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है ना। और b जो है यहाँ पर जो मान दिया है q के बगल में वो b का मान हो जाएगा, ठीक है। तो b का मान 6, और जब b का मान 6 हो गया तो इसका मतलब 6 से कम आपका r का मान हो जाएगा। तो r का मान 0 से लेकर 6 तक होगा, लेकिन कौन सा विषम उठाना था, तो 0 से लेकर 5 तक के बीच में आपका विषम संख्या कौन कौन आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, ठीक है ना। अब बारी बारी करके एक एक उठाएंगे। जब r बराबर 1 तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र लगा देंगे, a बराबर BQ प्लस R, तो a b का मान 6 रख देंगे, q है तो q, r का मान क्या उठाएं 1 तो 1 रख देंगे। इसी प्रकार से जब r का मान 3 उठाएंगे, r का मान 5 उठाएंगे तो आप इसको आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। देखिए जब r का मान क्या उठा ले 3, तो यूक्लिड एल्गोरिथम से चाहे यूक्लिड एल्गोरिथम से सूत्र होता है a बराबर BQ प्लस R, तो a का मान 6 रख दिया, a का मान जो कहते हैं b का मान 6, q r का मान 3 रख दिया, क्योंकि शेषफल 3 उठाए, यानी a बराबर 6q+3 आ गया। वही साथ ही जब r का मान 5 उठा लिए तो भी यूक्लिड एल्गोरिथम से निकाले तो आपका a बराबर आ गया 6q+5 है। यानी मैंने देख लिया कि a का मान 6q+1, 6q+3, 6q+5 आ गया। तो कह सकते हैं कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो सकता है। इस तरह से आप दूसरा का जो प्रश्न आपको दिया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। इसको दर्शाना है, सिद्ध करना, तो इस तरह से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, देखते हैं 10 गो लगभग प्रश्न मैं कराऊंगा, वास्तविक संख्या का 10 गो महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा, याद रखिएगा। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, HCF बराबर इतना आपको दिया है तो LCM आपको ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर पहले का संख्या दूसरा का संख्या, 2 गो संख्या दिया, उसका HCF कितना दिया है 9। तो यहाँ पर मान लिया कि a बराबर 306, b बराबर 697 और HCF कितना दिया है 9। तो सूत्र होता है कि HCF गुना LCM बराबर a गुना b। तो यहाँ पर LCM निकालना, तो LCM को छोड़कर HCF गुना में, तो इधर ला दे बटा में, यानी a गुना b बटा HCF। a का मान 306 और b का मान 657 और बटा में HCF है तो HCF का मान 9 रख दिए। अब देखो 9 का पारा 34 बार कटेगा तो 34 बार में 306 कट जाएगा, तो 34 गुना 657, जब 657 का 34 से गुना कर दिया तो 22,338 आ गया। यानी LCM का मान क्या हो जाएगा आपका 22,338। और ये VBI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या बोला है बाबू, चौथा प्रश्न बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ n एक प्राकृत संख्या है, इसलिए n का मान 1 से लेकर अनंत तक उठा सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे उठा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ 6n, n का मान एक बार 1 उठा लिया तो 6 आ गया, n का मान एक बार 2 उठा लिया तो 36 आ गया, n का मान 3 उठा लिया तो 216 आ गया। ऐसे n का मान 4 उठा लिया तो 6/4 का मान 1296। ऐसे निकालेंगे, कहीं भी आगे बढ़ते चले जाएंगे तो इसका अंत में क्या आएगा 6 ही आएगा, यानी ये कहीं भी 0 पर समाप्त नहीं होने वाला। तो लिख दिया यहाँ 6/n में n का मान प्राकृत संख्या रखने पर कोई भी अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है, इतना आपको लिख देना है, ठीक है। हो गया 4 नंबर प्रश्न। ऐसे ही 5वां जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो देखते हैं, 5वां कौन सा प्रश्न है।
पांचवा प्रश्न बोला है कि व्याख्या कीजिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। ये पांचवा प्रश्न है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले का ये जो पार्ट दिया है इसको उठाएंगे, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, तो यहाँ से जो संख्या सेम मिल रहा है उसको कॉमन ले लेना है, ठीक है ना। हमें दिखाना है कि भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या चेक करने कैसे चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पर अभाज्य संख्या और गुणनफल लाएंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या का गुणनफल हमेशा भाज्य संख्या ही होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से दोनों में 13 मिला था, 13 कॉमन ले, 13 कॉमन ले लेते 7 बच गया, 11 बच गया, यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो 1 बच जाएगा, जोड़ का चिन्ह है तो बीच में जोड़ का चिन्ह दे दीजिए। अब देखिए 13 छोड़िए, 11 से 77 77 हो जाएगा, प्लस में 1 है तो 1 है। अब देखिए 13 77 एक कितना जो 78, 78 को जब फैक्टर कर दिए तो 2 गुना 3 गुना 13 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 13 2 3 13 सारी क्या है ये सारा अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या के गुणनफल हमेशा भाज्य संख्या होता है, तो भाषा लिख दिया हूँ, चूंकि हमें पता है कि अभाज्य संख्या का गुणनफल भाज्य संख्या होता है, इसलिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 कौन सी संख्या होगा, भाज्य संख्या। अब इसका दूसरा पार्ट भी दिया तो उसको भी उठा लेते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए क्या है दूसरा पार्ट दिया, पुनः दिया 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, तो इन दोनों में 5 5 मिला तो 5 कॉमन मिलेगा, जो मिल रहा है उसी को कॉमन लेंगे, तो 5 कॉमन ले लिए तो 7 बच गया, 6 अब 5 को कॉमन ले लेते उसके जब 1 हो गया, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 के जब 5 कॉमन ले लेते क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए 5 छोड़िए, यहाँ 7 का 6 का 4 का 3 का 2 से गुना कर दिए तो 1008 आ गया, और शेषफल 1 बचा था प्लस 1 तो 1 लिख दिया। अब 5 गुना 1008 का 1 से गुना 1 जोड़ देंगे तो 1009 हो जाएगा। अब 1009 का कोई फैक्टर नहीं होने वाला, इसका मतलब 1009 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब जिसमें एक और अपने आप से भाग लगे, तो इसमें 1 से और अपने आप से भाग लगेगा, इसका मतलब भी अभाज्य संख्या है। तो ये 5 भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, तो भाषा लिख दीजिए, चूंकि यह एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का गुणनफल हमेशा भाज्य संख्या होता है, इसलिए 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या, ऐसे आप आसानी से बना सकते हैं। अब एक छठा प्रश्न देखिए, और छठा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे तो एकदम क्वेश्चन भी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखिए छठा प्रश्न क्या बोला है, बोला सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसी प्रकार से √5 के ऊपर √3 √2 रख के भी आप सारा प्रश्न बना सकते हैं, इसलिए एक देख लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न एक आएगा आपका, ठीक है। तो मान लिया अपरिमेय सिद्ध करना तो परिमेय मान के चलेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या P/Q है, ठीक है ना, यानी √5 एक परिमेय संख्या P/Q मान लिया, तो √5 बराबर P/Q। अब रूट हटाने के लिए दोनों ओर वर्ग करेंगे, तो √5 का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर कर दिए, अब स्क्वायर कर दिए वर्ग कर दिए तो रूट हट जाएगा, 5 बचेगा, इधर P का स्क्वायर बटा Q का स्क्वायर, तो Q स्क्वायर को Q गुना Q लिख दिया। अब देखिए एक Q इधर गुना में इधर ला देंगे बट्टा में, एक Q लाना है, तो 5Q बराबर P स्क्वायर बट्टा में Q बच गया, जो Q का रूप आ गया वो पूर्णांक हो गया, ये जो बट्टा के रूप में आ गया भिन्न आ गया। देखिए क्या इसका मान इसके मान के बराबर है, इसका मान इसके मान के बराबर है, इसका मतलब पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं है, और भिन्न कभी पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता। तो इसी चीज को मैं यहाँ पर नोटिस करके लिख दिया हूँ, क्या लिखा हूँ देखिए ध्यान से, देखिए चूंकि पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता, अतः हमारी मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या, यानी हमने जो माना था कि शुरू में √5 एक परिमेय संख्या है, ये मान्यता क्या गलत है, इसलिए √5 एक क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आप चाहेंगे तो √5 को जब √2 रखा इसी प्रकार से √2 को √3 को √7 को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से आप सिद्ध कर लीजिएगा। अब 7वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, 7वां बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 7वां प्रश्न आपका क्या बोल रहा है बाबू, 7वां प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न बोला है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसको भी सिद्ध करना तो इसको दूसरे तरीके से सिद्ध करूंगा। अभी जब रूट के रूप में आपको देगा √2 √3 √5 √7, अगर अकेला रूट में दे रहा है संख्या तो उसको P/Q मान के सिद्ध करना, जैसा भी किए थे। लेकिन जोड़ घटाव गुना भाग के रूप में देगा तो उसको अलग तरीके से सिद्ध करेगा आसानी से। देखिए जैसे यहाँ पर 3 + 2 √5, यहाँ जोड़ भी है यहाँ पर गुना भी है, ठीक है ना। तो माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या R है, ठीक है, इसको R मान लिया, परिमेय संख्या क्या मान लिया, R मान लिया, यानी 3 + 2 √5 बराबर हो गया R हो गया। अब यहाँ पर कोशिश करना है कि इन्हें उन्हें करके रूट वाले को अलग कर ले, जैसे यहाँ पर 3 प्लस में है तो इन्हें लाएंगे तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, नहीं R -3, तो यहाँ बचेगा 2 √5 बराबर R -3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 जो है ना गुना में, क्योंकि मैं रूट वाले को अलग करना, 2 गुना में तो इधर चलेगा बट्टा में, यानी √5 बराबर R -3 या बट्टा में 2 चला है। तो √5 कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या, और ये बट्टा के रूप में आ गया तो परिमेय संख्या। क्या दोनों मान आपस में बराबर है, यहाँ √5 है तो यहाँ कुछ और है, यहाँ R -3/2 है तो यहाँ पर कुछ और है। इसका मतलब चूंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता, अतः हमारी मान्यता गलत है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसलिए मतलब हमने जो माना था शुरू में कि परिमेय संख्या है ये, तो ये मान्यता हमारी क्या है, गलत है। इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सबसे आसान तरीके से अगर जोड़ घटाव गुना भाग के रूप में देता है तो R के रूप में ला दीजिए, वहाँ कोशिश करिए R के रूप में मान लीजिए कि परिमेय संख्या R है, वहाँ पर कोशिश करना रूट वाले को अलग करे, बिना रूट वाले को अलग कर दे, उसके बाद यही तरीका अप्लाई कर देना है, ठीक है। आगे देखिए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है,
आठवां प्रश्न बाबू आप लोग का बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आठवां, बोल रहा है कि निम्न में जांच करें कि कौन शांत आवर्ती और कौन अशांत आवर्ती है। 3 गो प्रश्न आपको दिया, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये तीनों। देखिए जैसे 6/15 है, 6/15 उठा लिए तो 6/15 उठाते कटेगा 3 से, 3 दूना 6, 3 5 15, 2/5 आएगा। 2 छोड़ी ये 5 जो है ना, 5 पर पावर 1, 5 एक होता है 5 पर पावर 1, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं ना, 2 पर पावर 0। अगर 2 आएगा तो आप 5 लिख सकते हैं, अगर 5 रहेगा तो आप 2 लिख सकते हैं, पावर 0 लगाकर, ठीक है। तो ऐसे 5 था तो 5 पर पावर 1 का गुना 2 पर पावर 0 लगा दिया। ऐसा क्यों लिए लगा दिया? क्योंकि शांत अशांत दिखाने के लिए हमें नीचे वाला जो नीचे वाला 2 और 5 के रूप में चाहिए। लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ क्यू का गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में है, इसलिए क्या है, एक शांत है, ठीक है। कोई भी अगर आपको दिया है संख्या तो नीचे वाले का फैक्टर करिए, बस नीचे वाले का फैक्टर 2 और 5 के रूप में आ गया तो आंख मूंद के शांत बोलेंगे, नहीं आ रहा है तो अशांत हो जाएगा, ठीक है। जैसे दूसरा प्रश्न देखिए, 129/2 स्क्वायर गुना 5 का 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 7, 7 पर पावर 5। तो यहाँ जो गुणनखंड पहले से क्यू का गुणनखंड दे दिया है, 2 और 5 के रूप में दिया है, लेकिन 7 दे दिया है। इसका मतलब ये शांत नहीं होगा, ये क्यों जगह शांत हो जाएगा, क्योंकि शांत के लिए खाली 2 और 5 चाहिए, या तो केवल 2 चाहिए या तो केवल 5 चाहिए, नहीं तो दोनों चाहिए, 2 या 5। यहाँ पर 2 और 5 के अलावा 7 आ गया तो लिख सकते हैं चूंकि यहाँ क्यू का गुणनखंड इतना के रूप में नहीं है, इसलिए यह अशांत आवर्ती है, ठीक है। तीसरा प्रश्न भी देख सकते हैं, आसानी से आप बना सकते हैं इसी प्रकार से, और कोई भी प्रश्न देगा तो आप इसी टाइप से बनाइएगा। 29/343, तो नीचे वाले का फैक्टर कर दिए तो 7 गुना 7 गुना 7 आ गया, यानी ये 2 और 5 के रूप में नहीं है, तो आंख मूंद के लिख सकते हैं चूंकि यहाँ क्यू का गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए यह क्या, अशांत आवर्ती है। तो इस तरह से आप 8वां प्रश्न को देख सकते हैं। अब 9वां प्रश्न देखिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा ये, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न किया है ससुरी। 9वां प्रश्न दिया है कि 0.6 रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में बदल देना है। तो कुछ नहीं करना है, इसको बदलना है तो इस सारी संख्या को, जिसको भी परिमेय संख्या के रूप में बदलना है, रेकरिंग के रूप में दिया तो कुछ नहीं करना है, उसको ज्यों का त्यों लिखा। 0.6 रखेंगे है ना, तो सबसे पहला काम करना, सारी संख्या को ज्यों का त्यों लिख देना है, 0.6 लिख दीजिए। घटाना किसको है, तो रेकरिंग वाले को छोड़कर जितना भी बचेगा घटा लेता है, रेकरिंग वाले को छोड़कर 0 बचे 0 घटा लेंगे। अब बटा में आएंगे, 10 पर पावर दशमलव के बाद टोटल संख्या देखेंगे, दशमलव के बाद एक संख्या, 10 पर पावर 1 हो जाएगा, घटाओ 10 पर पावर दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले कोई संख्या है, दशमलव के बाद 6 पर पावर रेकरिंग, इसके पहले कोई संख्या नहीं, तो 10 पर पावर 0, 6 में से 0 घटेगा 6, 10 पर पावर 1 का मतलब 10, 10 पर पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा 6, 10 में से 1 घटेगा 9, इसको काट भी सकते हैं, 6/9 तो काट सकते हैं 3 से, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 3 9, यानी इसको काट देंगे 3 दूना 6, 3 3 9, तो ये चलेगा 2/3, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, पहले जितना भी संख्या दिया उसको ज्यों का त्यों लिखिए, और रेकरिंग वाले को छोड़कर घटा दीजिए। अब बटा में आइए, अब 10 पर पावर दशमलव के बाद संख्या लिखना है, 10 पर पावर दशमलव के बाद संख्या, फिर घटाओ 10 पर पावर दशमलव के बाद और रेकरिंग के पहले की संख्या देखना है, ठीक है। इसी प्रकार से एक और प्रश्न आपको दिखा रहा हूं कि 0.8 रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में बदलना है, ठीक है। तो कैसे बदलना है बाबू, देखिए एक यहाँ पर मैं बना के आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये 0.8 रेकरिंग को, इसको बदलना हमें 0.8 रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में बदलना है ना। देखिए पहले इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, जितना भी अंक दिया है सब लिख देंगे, 0.8 दिया तो 0.8 लिख दिए, घटाए ना क्या है, तो रेकरिंग वाले को छोड़कर जो बचेगा उसको घटा देना, तो 8 पर रेकरिंग है, इसको छोड़कर क्या बचेगा 0, तो 0 घटा देंगे। फिर 10 पर पावर दशमलव के बाद की संख्या देखना है, 10 पर पावर दशमलव के बाद की एगो संख्या 10 पर पावर 1, घटाओ 10 पर पावर दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले, तो हाई दशमलव आपका है, तो दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले कोई संख्या नहीं, तो 10 पर पावर 0 उठा लेंगे, तो 8 में से 0 घटेगा तो 8 हो जाएगा। अब 10 पर पावर 1 का मतलब 10, घटा 10 पर पावर 0 का मतलब 1, तो 8/10 में से 1 घटेगा 9, तो ये निकल गया 8/9। तो इस तरह से मैंने आपके 10 जो प्रश्न है उसको क्लियर करवा दिया, यानी मैथ का जो 10 प्रश्न आपका दिया था उसको मैं आसानी से क्या किया बाबू, क्लियर करा दिया। अब आपका ये फर्ज बनता है कि इसका ज़बरदस्त तरीके से क्या करे, रिवीजन करे, ये आपका फर्ज बनता है, ठीक है ना। चलिए एक बार और फिर से मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देना चाहूँ बाबू, एक बार फिर से थोड़ी सी और जानकारी दूंगा। देखिए सबसे पहली बात है कि अगर इनका PDF लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ, व्हाट्सअप नंबर 76 450 29 149, ठीक है ना, 76 है 450 29 149। देखिए ये आपका मैथ का वास्तविक संख्या जो चैप्टर्स पढ़ता है उसी का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यही 10 गो प्रश्न का रिवीजन कर लेते हैं तो एग्जाम में आपके सारे प्रश्न लड़ जाएंगे। बस एक काम कर दीजिए लोग, वीडियो को जितना हो सके सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। जय हिंद।